जय हिंद दोस्तों। तो भक्ति मूवमेंट वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था कल। बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल डिनेस्टी, दैट इज़ फ्रॉम बाबर। ठीक है, तो मुगल डिनेस्टी में एज यू नो कि इट वॉज स्टार्टेड बाय बाबर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, एंड उसके बाद फिर जो डिनेस्टी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत के बाद, दैट वाज द मुगल डिनेस्टी, एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डिनेस्टी was बाबर. So we'll see from the first question, we'll start from the first question that Alam Khan, one of those who invited Babur to invade India was, ठीक है। अब बाबर इंडिया आया था किसी के इनविटेशन पे ना, तो इनिशियली बाबर को ऑल्दो इंडिया के बारे में पता था बट उतना कोई दे वर नॉट सर्चिंग फॉर इट कि यहाँ पे आके आक्रमण करेंगे या वी विल रूल ऑन इंडिया, ऐसा कोई उनका बहुत ज़्यादा विजन नहीं था उस टाइम पे। बट आलम खान ने इनको इनवाइट किया इंडिया में। अभी आलम खान थे कौन, तो ये ही वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, ही वॉज द चाचा जी ऑफ इब्राहिम लोदी में भी, एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। और ये चाहता था कि ये दिल्ली थ्रोन पे ये बैठे, तो इसने बुलाया बाबर को इनवाइट किया कि भाई आप इब्राहिम लोदी को हरा दो एंड मैं उसके बाद आई विल टेक अप द थ्रोन। ठीक, सो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो आलम खान जो था वो अब अंकल था इब्राहिम लोदी का। ही इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ इंडियन कैंपेन ऑफ बाबर। तो ये चौथा कैंपेन था बाबर का इंडिया का, पहला कैंपेन नहीं था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान बिकेम बैड. Ibrahim Lodi ordered Daulat Khan to visit his capital, but Daulat Khan violated his orders and sent his son Dilawar Khan to Babur. तो जो ये हुआ क्या कि जब फोर्थ कैंपेन बाबर की थी उस टाइम की बात है कि इब्राहिम लोदी और इसके बीच का जो रिलेशन था दौलत खान का वो ख़राब हुआ। इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को बोला कि भाई आप यू गो एंड विजिट द कैपिटल, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में होता है। सो दौलत खान ईगो पे ले गया, बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, एंड ही सेंट हिज सन दिलावर। और दिलावर को कहाँ भेजा उसने, बाबर के पास। एक मैसेज भी भेजा साथ में, टू हेल्प हिम डी थ्रोन इब्राहिम लोदी एंड एनथ्रोन आलम खान इन प्लेस ऑफ हिम, कि इब्राहिम लोदी को आप हटा दीजिए और आलम खान को उसकी जगह पे थ्रोन पाने में मदद कीजिए करके। तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बाबर के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इनविटेशन रिसीव कर चुका था राणा सांगा का, द किंग ऑफ मेवाड़, एंड ही वॉज क्वाइट एश्योर कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया को जीतने की वो अब आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोल था आलम खां का वो इम्पॉर्टेंट रोल है। वाई, बिकॉज ही गॉट सम इन, ही आस्क्ड बाबर टू कम टू इंडिया और डिथ्रोन करे। उसको लग रहा था कि वो उसको डिथ्रोन करके खुद इसको बिठाएगा आलम खान को, बट द रेस्ट यू नो कि यहाँ से फिर मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। एंड बाबर हिमसेल्फ स्टेज टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, और इससे पहले राणा सांगा ने भी उनको इनवाइट किया था, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, टू कम टू इंडिया, जिससे कि ये जो डिनेस्टी अभी चल रही थी इसको ओवरथ्रोन किया जा सके। नेक्स्ट, द मुगल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया वॉज, तो ये जो मुगल रूलर्स थे ये कौन थे, सो सॉरी, मुगल रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया ये कौन थे, तो ये चगताई तुर्क थे। ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ये टर्क्स थे। ठीक है, सो दे आर आस्किंग आर दे पर्शियंस, अफगानीज, टर्क्स, सो दे वर चगताई टर्क्स। तो चुगताई ब्रांच थी ये टर्क्स की, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। टर्क्स तो टर्की में रहने वाले लोग हो गए जो टर्क्स हुए। अब कौन सी ब्रांच थी उसमें, चुगताई ब्रांच के थे ये। एंड ये जो नाम डिराइव हुआ था वो हुआ था आफ्टर द सेकेंड सन ऑफ चंगेज़ खां, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। गेंगिस खान जो हम चंगेज़ खान जिसको पढ़ते हैं उसको स्पेल करते हैं गेंगिस खान। आई डो नॉट नो द रीज़न वाई दे स्पेल इट एज गेंगिस खान, बट वही है ये, ही इज़ द सेम। चंगेज़ खान और गेंगिस खान अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सर ए पॉल। ओके, तो किसने बाबर को सर ए पॉल की बैटल में डिफीट किया था, तो ये किया था शैबानी खान ने। शैबानी खान ने बाबर को डिफीट किया। Uzbeks expanded to the north at the expense of Mongols and to the west at the expense of Timurids. ठीक है, तो हमने देखा था जो लास्ट हम पढ़ रहे थे कि बाबर जो मुगल डिनेस्टी थी जो इस्टेब्लिश हुई बाबर की, वो दो साइड से आते हैं। सॉरी, हमने इसमें नहीं पढ़ा था, आगे आएगा में भी।
तो वो दो साइड से आते हैं। उनकी माँ की साइड जो है वो चंगेज़ खां की साइड है, उनके फादर की जो थी वो तैमूर डिनेस्टी की थी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज से आते हैं ये। तो ये बोल रहे हैं कि जो उज़्बेक्स थे ये नॉर्थ की तरफ एक्सपेंड किए एट द एक्सपेंस ऑफ मंगोल्स, एंड वेस्ट की तरफ एक्सपेंड करते हैं ये एट द एक्सपेंस ऑफ तैमूरिड्स। टेकिंग एडवांटेज ऑफ इन फाइटिंग इन द हाउस ऑफ तैमूर, शैबानी खान इन्वेडेड फरगना। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए शैबानी खान ने क्या किया, फरगना में वॉर छेड़ दिया और डिफीटेड बाबर, और इसने बाबर को डिफीट किया सरेपॉल की बैटल में, और समरकंद को हथिया लिया। बाबर वहाँ से निकल गया, ही फ्लेड, एंड फॉर 3 ईयर्स 3 साल तक वो अफ़गानिस्तान के कुछ हिली एरियाज़ में घूमता रहा, एंड खुरासन के प्लेन्स वगैरह इन सारे रीजन्स में वो घूमता रहा। यहाँ से उसने बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी किए कि वो समरकंद को रिकैप्चर कर पाए, बट ईच टाइम उसको ही सफ़र्ड अ डिफीट। ठीक है, एंड तुलगुमा टेक्निक जो था, इट वाज यूज्ड बाय शैबानी खान टू डिफीट बाबर। सो इस टेक्निक की मदद से जो शैबानी खान था वो बाबर को डिफीट करता था। ठीक, तो ये क्या स्टोरी है कि भाई सरेपॉल की बैटल में किसने डिफीट किया था बाबर को, तो बाबर को डिफीट करने वाला जो था वो था शैबानी खान। और शैबानी खान ने सबसे पहले फरगना पे वो किया, इन्वेड किया फरगना को 1501 में, और फिर उसने डिफीट किया बाबर को। और उसके बाद आप देख रहे हैं 1526 में बाबर इंडिया आएगा, तो ये बात है अराउंड 26-25 साल पहले की। तो तब उसने वहाँ पर डिफीट किया बाबर को। फिर बाबर 3 साल तक ऐसे ही भटकता रहा इधर उधर, एंड ही ट्राइड टू कॉन्कर समरकंद बैक, बट ही कुड नॉट। और जो टेक्निक शैबानी खान यूज़ करता था वो टेक्निक थी तुलगुमा टेक्निक। ठीक है, उसकी मदद से उसने हरा पाया था बाबर को। ठीक, नेक्स्ट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ट बिटवीन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ? अच्छा, आपको तुलगुमा टेक्निक के बारे में आइडिया है? तुलगुमा टेक्निक क्या होती है? तो तुलगुमा टेक्निक में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपकी आर्मी है, लेट्स से 100 लोगों की आर्मी है, उन 100 लोगों की आर्मी को डिवाइड कर देंगे। कुछ को मतलब पहले से ही वो डिवीजन हो जाएगा कि एक साथ अटैक नहीं करेगा, कुछ लेफ़्ट पे रहेंगे, कुछ राइट पे रहेंगे, कुछ बीच से अटैक करेंगे। ठीक है, और फिर उनकी भी ब्रांचेस बना दी जाएंगी कि कुछ आगे रहेंगे, उनमें से कुछ पीछे रहे, जैसे लेफ़्ट राइट पे जो भी हैं, तो उनमें से दे विल बी लेट्स से कि 5 लोग हैं जो आगे रहेंगे, 10 लोग पीछे रहेंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 100। लाखों की आर्मी जाती थी, हज़ारों की आर्मी जाती थी। तो इससे क्या होता था, एक छोटी आर्मी भी जो है मतलब चारों तरफ से घेर सकती थी उसको। ठीक है, तो ये घेरने वाली जो टेक्निक होती थी उसको तुलगुमा टेक्निक बोला जाता था। तो वो इंट्रोड्यूस मतलब उस टाइम पे शैबानी खान ने उस टेक्निक की मदद से बाबर को हराया था। ठीक है, और इसी में से कुछ लोगों को, जैसे जो सेंटर में हैं, उनको कुछ प्रोवाइड किए जाते थे चीज़ें कि भाई दे कैन हाइड सम प्लेसेस और समथिंग। तो इस तरीके से मतलब कुल मिला के उनका जो तरीका होता था वो ये होता था कि चारों तरफ से इनको घेर लिया जाए। ओके, सो दिस वॉज the Tulgama technique. The next is first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. ये कब हुई? अप्रैल 21, 1526 में हुई, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। नॉर्थ इंडिया में बाबर की बहुत मिलिट्री टैक्टिक्स रहे, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ गन पाउडर। इन्होंने गन पाउडर, फायर आर्म्स भी यूज़ किया, फील्ड आर्टिलरी भी यूज़ की। द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी हैड लॉस्ट द बैटल डिस्पाइट बीइंग मोर इन नंबर। तो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि उसने तो बुलाया ही था, उसके पास इंडियन आर्मी ही थी, यहीं से उसने पूरी आर्मी अपनी लेके जा रहा है। बाबर वहाँ से अपनी आर्मी लेके आ रहा है, तो आर्मी तो कम थी, लेकिन बाबर ने बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की थी उस टाइम पे। गन पाउडर, फायर आर्म्स यूज़ किया था, तो गोला बारूद, फिर फील्ड आर्टिलरी। देखिए अभी सुनने में हमको लगता है कि नहीं तुलगमा टेक्निक बहुत ईजी चीज़ है, बट उस टाइम पे वॉरफेयर्स डेवलप हो रहे थे या बहुत सालों से हो भी रहे थे, तो नई नई चीज़ें आ रही थी, तो उस टाइम के लिए ये चीज़ें नई थी। पहली बार जब इन्होंने फील्ड पे गन पाउडर यूज़ किया होगा या तोप यूज़ की होगी तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आज इट इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर अस, क्योंकि आज के वॉरफेयर में हम बड़े बड़े टैंक्स देख रहे हैं, तो वी आर इन द एज कि जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट चीज़ें देख ली हैं, और मे बी इन फ्यूचर बहुत सारी और चीज़ें अभी, देयर आर मैनी थिंग्स लेफ्ट टू सी। तो इसलिए अगर हम देखें कि कंपेयर करेंगे अभी से, तो मत कीजिएगा।
बिकॉज इट बिकम्स ईजी. व्हेन आई यूज टू रीड आई सेड ओके व्हाट इज़ दिस, ये तो बहुत ईजी है. बट नहीं, उस टाइम, आज से हम 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें अलग थी. ठीक है. तो ये डिविजन्स जो थे तब पहली बार आए थे. आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी हार गई इसमें. एंड इब्राहिम लोदी जो था, ही डाइड ऑन बैटल. एंड एज अ रिजल्ट, आफ्टर द विक्ट्री इन दिस बैटल, द एंटायर एरिया अप टू दिल्ली एंड आगरा, ये बाबर के कंट्रोल के अंदर आ जाता है. बाबर अपने आप को डिक्लेयर करता है रूलर 27 अप्रैल 1526 को. देखिए, 21 अप्रैल को ये वॉर शुरू हुआ, 6 दिन में ही पूरी आर्मी डिफाइंस हो गई, और 27 अप्रैल को वो अपने आप को यहाँ का रूलर घोषित कर देता है. और इसी से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है. बाबर की जो वॉर टेक्निक थी वो थी, एक तो तुलगमा वो सीख के आ गया था शैबानी से, जहाँ से हारा था. देन आर्टिलरी, गनर्स, हॉर्समैन ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें. एंड इसने फिर उसको मनी और एस्टेट्स प्रोवाइड किए हुमायूं को एंड अदर ऑफिसर्स एज अ प्राइज इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज विक्ट्री. तो हुमायूं बाबर का बेटा था. इसने अपनी जीत की खुशी में कुछ पैसे और एस्टेट्स जो थे वो एज अ प्राइज़ गिफ्ट किए थे हुमायूं और बाकी ऑफिसर्स को. एंड इसी जनरोसिटी की वजह से लोगों ने उसको नाम दिया था कलंदर का. ठीक है. तो वो जो हम सुनते हैं मस्त कलंदर, कलंदर मीन्स अ जेनरस पर्सन. ठीक है. सो जेनरोसिटी क्या थी? जेनरोसिटी ये थी कि खुद जीता, तो जीतने की खुशी में उसने बहुत सारे लोगों को मैनी थिंग्स ही गिफ्टेड आउट, ही मैनी थिंग्स टू अदर पीपल, इसीलिए उसको कलंदर भी बोला गया. द मेन रीज़न फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत वॉज, तो मेन रीज़न क्या था? हिज हॉर्स राइडिंग फोर्स, हिज स्किल्ड वॉरफेयर, तुलगुमा सिस्टम, इंटरनल डिस्प्यूट्स अमंग अफगान्स. तो इसकी जो स्किल्ड वॉरफेयर थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ऑल्दो तुलगुमा ने भी किया, इसने भी किया, बट मेन रीज़न जो रहा वो उसकी स्किल्ड वॉरफेयर रही. The main reason of Babar's victory in the battle was his skilled warfare. The army of Babar was smaller than the army of Ibrahim. Even then, he won the battle with the help of his effective warfare policy. Babar noted Ibrahim Lodi was an inexperienced young man, careless in his movements, who marched without order, halted or retired without method, and engaged without foresight. तो बाबर ने बाद में अपनी जो भी इंसाइट्स उन्होंने लिखे हैं उसमें बोला था कि इब्राहिम लोदी जो था वो एक इनएक्सपीरियंस्ड किंग था, यंग था, बाय नेचर यंग था. अपने जो मूवमेंट्स लेके आता था, जो मूव्स वो वॉरफेयर में यूज़ करता था, वो बहुत ही केयरलेस मूवमेंट्स होते थे. किसी ऑर्डर के विदाउट, मतलब कोई आगे की, बहुत ज़्यादा आगे की सोच विचार के वो काम नहीं करता था. तो ये चीज़ें उसने इब्राहिम लोदी के बारे में मेंशन की हैं. नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज आर्टिलरी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मीज़. तो ये यूज़ हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526, 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलिए. In India, the artillery was used for the first time in Battle of Panipat. The first Battle of Panipat was fought on 21st April. It was fought between Babar and Ibrahim Lodi. Battalion of the artillery was headed by Ustad Ali Kul. तो जो आर्टिलरी बटालियन थी उसको हेड कौन कर रहे थे? उस्ताद अली कुल. एंड बटालियन ऑफ गनर्स, जो गनर्स की बैटल थी वो हेड की जा रही थी मुस्तफ़ा के द्वारा. तो मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुल, दीज वर हेडिंग द बैटल ऑफ गनर्स, बटालियन ऑफ गनर्स और बटालियन ऑफ आर्टिलरी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. द रीज़न फॉर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज स्किल्ड कमांडेंट. ऑलरेडी वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन. होम डिड बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. तो किसको हराया? ये भी हमको पता है, इब्राहिम लोदी को. इन विच ईयर द बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत. तो ये 1526 की बात है, 21 अप्रैल 1526. एंड ऑन 27 अप्रैल ही declared himself as the ruler of India, or he established the Mughal Empire in India. Which of the following pairs is not correctly matched? First Battle of Panipat 1526, second Battle of Khanwa 1527, then Battle of Ghagra 1529, Battle of Chanderi 1539. Battle of Chanderi is in 1528. ठीक है. तो देखिए 4 क्रोनोलॉजी हैं. ये बाबर की 4 बैटल्स हुई थी, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा. ठीक है. आई डोंट नो हाउ यू लर्न. वन ऑफ माई फ्रेंड टॉट मी टू लर्न इन द वे दैट पानी पी, खाना खा, चांद देख और घर जा. ठीक है. सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी एक्चुअली. पानीपत 1526 में हो गया. देन खानवा 1527, पानी पी, खाना खा, चांद देख, चांद इज़ इन 1528,
एंड घरजा मतलब घाघरा, इट इज़ इन 1529. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं. द फर्स्ट बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी इन 1526. खानवा जो हुआ था वो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 में. घाघरा जो हुआ है, पहले चंदेरी देख लेते हैं. बैटल ऑफ चंदेरी जो हुई है वो 1528 में हुई है बाबर और मेदिनी राय के बीच में. और फाइनली 1529 में बैटल ऑफ घाघरा जो हुआ है वो बाबर और अफगान रूलर्स के बीच में हुआ है. ठीक, सो दिस इज़ द क्रोनोलॉजी. कंसिडर द फॉलोइंग. द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट. सही है. द अराइवल ऑफ बाबर इन इंडिया लेड टू द, अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट. ओके, नहीं, इंट्रोडक्शन तो पहले ही हो चुका था, इसका मैसिव यूज़ इस वॉर में हुआ था. देन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्ट, हम पहले ही देख चुके हैं, दिल्ली सल्तनत में आ चुका था. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, हाँ ये हुआ है. तिमुरिड डायनेस्टी जो है इट गॉट स्टेब्लिश्ड हियर. सो द आंसर इज बी, 3 ओनली. गन पाउडर एंटर हो गया था इंडिया में थ्रू चाइना. 13th सेंचुरी में इट वॉज यूज टू डिमोलिश फोर्ट्स वॉल, बट क्रेडिट फॉर यूजिंग इट एट कैनन्स एंड गन्स गोज टू बाबर. Zahiruddin Babur descended from the Turk Mongol conqueror Timur on his father's side and Genghis Khan from his mother's side. Babur, the eldest son of Uman Sheikh Mirza, he was born on 14th February 1483 and इन्होंने throne ascend किया था of फरगना in June 1494. ठीक है, तो देखिए कितनी कम उम्र में, 83 में तो ये पैदा हुए हैं, 11 साल की उम्र में इनको थ्रोन भी मिल गया. आजकल हम 11 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल छोड़ने बैग उठा के जा रहे हैं. सो ही गॉट द थ्रोन एट दिस एज एंड एट द एज ऑफ 11 हिज एक्सेशन. और ये नहीं, कोई भी राजा जो उस टाइम के रहे हैं हम देखते हैं कि दे असेंडेड द थ्रोन वेरी अर्ली. ठीक है, सो इसीलिए उनका जो कार्यकाल होता है, जो पीरियड होता है, इट बिकम्स लॉन्ग. भी सोचते हैं अरे 40 साल इन्होंने रूल किया. ही बिकेम द रूलर एट 10, 11, 13, 14. तो इतने उम्र पे जब वो रूलर बन रहा है एंड इफ़ दे आर स्टेइंग फॉर लॉन्ग, इफ़ दे आर अलाइव फॉर लॉन्ग, तो ऑब्वियसली उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा ही. ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कि द व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ दे आर टेकिंग अप, तो वो सब भी रहता है उनका. So he ascended the throne of Fargana in June 1494. At the age of 11, his accession saw the beginning of Timurid dynasty in the region. He established Mughal dynasty in India after the victory of Panipat in 1526. Arc and dome was already introduced during the Sultanate period. Babur did not influence the architecture of India. तो भाई बाबर 4 साल आप देख रहे हैं, 4 साल लगातार उसने लड़ाई लड़ी है. उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो आर्किटेक्चर या बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाता. और आप कभी भी देखेंगे, इफ़ यू सी एनी डिनेस्टी, जो इनिशियल जो सबसे पहला जो रूलर होता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो बाकी आर्टिस्टिक चीज़ों पे या किसी डेवलपमेंट्स पे ध्यान दे पाए, क्योंकि पहला जो रूलर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है टू एस्टेब्लिश द रूल एटलीस्ट प्राइमरीली. तो उसको कंटिन्यूसली वॉर्स लड़ने पड़ते हैं या एनी थिंग दे हैव टू डू. एक बार वंस द डिनेस्टी इस्टेब्लिश्ड देन यू गेट टाइम टू फॉर डेवलपमेंट. जैसे कि दिल्ली सल्तनत में भी हमने देखा था, फर्स्ट रूलर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, लड़ाइयाँ भी चली, फिर बाकी हिज बैड लक कि वो पोलो खेलते हुए चले गए. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए आगे, क्योंकि अब आपके पास एक फर्म ग्राउंड बन चुका है. ऐसे ही बाबर जो था वो कंटिन्यूसली 4 साल तक सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ता रहा. सो ही डिड नॉट गेट दैट फर्म ग्राउंड टू सिट एंड थिंक अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द रीजन. आगे जो फर्दर राजा हुए धीरे धीरे उनके टाइम पे कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हुए, बिकॉज दे गॉट अ ग्राउंड. उनको अब स्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा एक स्टेब्लिशमेंट तो उनका एटलीस्ट हो ही चुका था. ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि बाबर जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, दो ही डिस्क्राइब द लोकल आर्किटेक्चर लैकिंग शेप एंड बैलेंस इन बाबरनामा. हालांकि उन्होंने बाबरनामा में ये ज़रूर बोला है कि जो लोकल आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर दे आर नॉट इन शेप एंड बैलेंस. बाबर ने ऑर्डर दिया था अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन इन आगरा. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क इन पानीपत जो कि ब्रिक्स से बनी हुई है. शेर शाह जिन्होंने डिफीट किया था इसको हुमायूं को, द सन ऑफ बाबर, बिल्ट किला ए कूना मॉस्क. तो शेर शाह ने किला ए कूना मॉस्क बनवाया था. और ये जो है ये सिंबल है आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ अ 5 बे मॉस्क एंड डोम, अ कॉन्सेप्ट विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द सैयद एंड लोधी डिनेस्टी. देन द यूज ऑफ कोर मेसनरी, मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन hints of a new architectural style under the शेर शाह.
नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद? तो बाबर ने जिहाद का डिक्लेरेंस कब किया था, कौन सी बैटल के टाइम पे? तो ये किया था बाबर ने बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा कौन से ईयर में हुआ था? 27 में, ठीक। सो इट इज़ पानीपी, देन खाना खा, तो 1526, 1527, देन 1528 एंड घाघरा 1529। तो 1527 की बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने जिहाद को डिक्लेयर किया था। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, और कब हुआ था ये? 16 मार्च 1527 को हुआ था। और वो हम देख रहे थे जो पहला हुआ था पानीपत, वो हुआ था 21 अप्रैल तो 1526 को, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर ही उसने दूसरी बैटल भी लड़ी। बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया इस बैटल में, एंड यहाँ से इसको टाइटल मिलता है गाजी का, ठीक। तो बाबर को एक तो टाइटल मिल गया था कलंदर का, क्योंकि उसने जीतने की खुशी में बहुत सारी चीज़ें बांट दी थी, गिफ्ट्स दे दिए थे। दूसरा उसको टाइटल मिला गाजी का, जब उसने राणा सांगा को नेक्स्ट जो वॉर हुआ उसमें हराया तब। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर? तो राणा सांगा किस में लड़े थे? बैटल ऑफ खानवा में लड़े थे 1527 में। नेक्स्ट, the ruler of Mewar who was defeated in the battle of Khanwa by Babur in 1527 was, तो ये कौन थे? ये राणा सांगा थे। who was defeated in battle of Khanwa? Again Rana Sanga. After becoming the Mughal ruler in India, Zahiruddin Muhammad adopted the name Babur. तो जब इंडिया में ही स्टार्टेड रूलिंग, तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम, जो बाबर का जो असली नाम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, और उन्होंने अपना नाम क्या किया? बाबर। द फुल नेम ऑफ बाबर was Zahiruddin Muhammad Babur. He was born on 14th February 1483 to Umar Sheikh Mirza and कुतलुग निगार खानूम एट फरगना। उनके पिताजी की डेथ के बाद उनको थ्रोन मिलता है फरगना का, जो कि अभी उज़्बेकिस्तान में है, 1494 में, और ये 11 साल के थे। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑन 27 अप्रैल 1926 एंड ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पातशाह। देखिए तीसरा टाइटल भी मिल गया पातशाह। कहाँ सॉरी कहाँ पर मिला इनको? काबुल में मिला। तो बाबर ने समरकंद को कैप्चर किया 1501 में, जब शैबानी खान ने इनको डिफीट किया था उधर। सो विच लास्टेड फॉर 8 मंथ्स। फिर उन्होंने समरकंद खो दिया और फरगना को भी खो दिया, और यहाँ से बाबर चले गए काबुल। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि वॉन्डरिंग, ही वॉज ऑन वॉन्डरिंग। देन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ काबुल इन 1504, काबुल के जीतने के बाद इन्होंने ही गेव अप द टाइटल ऑफ मिर्ज़ा हेल्ड बाय हिज एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे इन्होंने मिर्ज़ा का टाइटल हटा दिया जो कि उनके एंसेस्टर्स ने उनको दिया था, और ख़ुद अपना एक टाइटल अडॉप्ट किया उन्होंने, पातशाह। ठीक है, फिर है द एम्पायर ऑफ बाबर इंक्लूडेड द एरिया ऑफ काबुल, द एरिया ऑफ पंजाब, द एरिया ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, द एरिया ऑफ मॉडर्न राजस्थान। तो बाबर का जो एम्पायर है उसमें क्या क्या आता है? उसमें एरिया ऑफ काबुल आता है, अभी हमने देखा ऊपर एक्सप्लेनेशन में ही। जब उसने काबुल में विक्ट्री मिली तो उसने अपने आप को टाइटल दिया पातशाह। देखिए ये भी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। कलंदर का टाइटल मिलता है उसको बैटल ऑफ पानीपत के बाद, ठीक है। देन गाजी का टाइटल मिलता है बैटल ऑफ खानवा के बाद। उसके बाद उससे पहले ही, ये पुरानी बात है, पातशाह का टाइटल मिला उसको काबुल के बाद 1504 में। ठीक, तो एम्पायर जो था बाबर का उसमें क्या था? एरिया ऑफ काबुल, एरिया ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ मॉडर्न यूपी, एरिया ऑफ राजस्थान। नहीं, एरिया ऑफ राजस्थान नहीं था, एरिया ऑफ काबुल, पंजाब और मॉडर्न यूपी का कुछ एरिया इसमें था। तो इसमें काबुल आ रहा है एंड द एरिया ऑफ मॉडर्न यूपी एंड पंजाब। ही यूज डिफरेंट सिस्टम्स टू रन डिफरेंट स्टेट्स। The regime of Badshah Khan out of India were given to Humayun, Mir Fakr Ali, Hindal and Mirza Suleiman. Mir Yusuf Ali was appointed as governor of Punjab and given the control of Bhira, Lahore, Dipalpur, Sialkot, Sirhind and Hisar Firuza. The governance of Kabul
कंधार एंड मुल्तान वॉज गिवन टू कामरान। तो ये अलग अलग लोगों को अपने बेटों को या फर्दर जो भी इनके एसोसिएट्स हैं उनको रीजन दे देता था गवर्न करने के लिए। देन बाबर इम्प्लीमेंटेड इनोवेटिव गवर्नेंस इन द रीजन ऑफ बलिया टू हिसार एंड बयाना एंड ग्वालियर। ठीक है, कुछ इनोवेटिव गवर्नेंस इन्होंने यहाँ पे भी रखी, बलिया टू हिसार एंड बयाना, फिर ग्वालियर में। द रीजन ऑफ बिहार वॉज स्प्रेड अप टू बादशाह खान फ्रॉम बिहार, बदख्शान फ्रॉम बिहार, बट द रीजन ऑफ राजस्थान वॉज नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। तो एमपी भी आ गया, देखिए ग्वालियर आया, हमने ऊपर देखा यूपी, पंजाब, काबुल। अभी कभी फिर से क्वेश्चन ऐसा आए और उसमें लेट से आपका एमपी और बिहार भी हो तो वो भी इसके रीजन में आता है। ठीक है, तो एमपी, बिहार, यूपी, पंजाब एंड काबुल तो था ही, तो फ्रॉम इंडिया ये आ जाएंगे आपके। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हुज सक्सेस इन लाइफ ड्यू टू हिज पेशेंस एंड रेजोल्यूशन इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन। सो ये थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। द लाइफ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गिव्स अ लेसन ऑफ सक्सेस इन लाइफ ड्यू टू हिज पेशेंस एंड रेजोल्यूशन। इनकी फिदाजी की जो डेथ हुई थी वो चाइल्डहुड में हो गई थी। जब ये 11 साल के थे तो इनको थ्रोन असेंड करना पड़ा। इट वॉज द रिवॉर्ड ऑफ हिज पेशेंस एंड रेजोल्यूशन दैट ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग ही फाउंडेड दिस मुगल एम्पायर। ठीक है, तो दिस वॉज actually the patience of this man and the resolution जो उनको लेके, although in terms of India we do not appreciate this, but as a person, as a ruler, this was one of the thing which made him the sultan of this whole empire of India. ठीक है, next, तो लेसन ये है कि पेशेंस रखिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी मेहनत कीजिए, सब कीजिए, बट एक पेशेंस भी आपके जीवन में होना चाहिए। आज नहीं तो कल अगर ये रिज़ल्ट नहीं होगा तो कुछ और होगा, बट मिलेगा ज़रूर, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक है, सो इसने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी ये इतना बड़े एम्पायर पे रूल कर पाएगा। ही कुड नेवर थिंक ऑफ इट, ये हिस्ट्री में नाम बना पाएगा। जो भी रीजंस रहे उसने बनाया। तो कोई इसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं था उस टाइम पे, बट he became the ruler of a big empire, and you never know when you will become the district administrator of your district as well. So keep learning and just don't give up. Okay, so next is which Hindu state has been mentioned by Babar in his Babarnama. तो देखिए राणा सांगा से इनकी जो लड़ाई हुई थी वो बैटल ऑफ खानवा की थी, और उसमें राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ से थे, और इन्होंने अपने बाबरनामा में मेवाड़ का मेंशन किया है। तो बाबर ने अपने जो बाबरनामा है उसमें 2 हिंदू किंगडम्स को मेंशन किया है। एक हिंदू किंगडम तो मेवाड़ हो गया, और दूसरा हिंदू किंगडम जो है वो है विजयनगर। वो लिखते हैं, व्हेन वी वर एट काबुल, राणा सांगा हैज डिस्प्लेड हिज लॉयल्टी टू बी प्रेजेंट ऑन हिज बिहाफ एंड डिसाइडेड दैट ही, इफ द ऑनर्ड king reaches Delhi from this side, I will invade Agra from this side. This text written by Babar has an important place among the autobiographies all over the world. ठीक है, मैंने बोला कि भाई राणा सांगा ने अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए बोला था कि टू बी प्रेजेंट ऑन हिज बिहाफ एंड डिसाइडेड कि अगर वो पहुँचेंगे दिल्ली तो राणा सांगा भी आगरा पहुँचेंगे। तो ये उन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक में, दैट मीन्स मेवाड़ का मेंशन उन्होंने यहाँ पे किया है। सो दिस वाज वन ऑफ द एम्पायर, हिंदू एम्पायर। अब्दुल रहीम खाने खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन द पर्शियन लैंग्वेज। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। द वर्स कॉम्पोजिशन रिटन बाय बाबर आर कंपोज इन टर्किश टेक्स्ट दीवान। ही रोट मुबैया इन अ न्यू वर्स स्टाइल विच इज़ अ बुक ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसने मुबैया भी लिखी हैं बाबर ने, और उससे पहले जो लिखा था वो टर्किश टेक्स्ट में लिखा, टर्किश लैंग्वेज में लिखा था। द टेक्स्ट रिसल ए उसज, रिसल ए उसज। एक और इन्होंने बुक लिखी है रिसल ए उसज खत बाबरी, ये भी बाबर ने लिखी है। इट इज़ कंसीडर्ड एज मोस्ट इनोवेटिव स्टाइल। तो इन्होंने कुछ इनोवेशंस भी अपनी स्टाइल में लाई हैं। बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस ही हैज़ रिटन सम ऑफ हिज वर्सेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे एक मुबैया लिखी है इन्होंने, एक रिसल ए उसज लिखी है,
एंड जिसको खत बाबरी भी बोलते हैं, और अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था पर्शिया में। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज़ रीज़न, तो आपको बताना है कौन सा सही है। असर्शन ये है कि बाबर रोट हिज मेमोइर्स इन टर्की, टर्की वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। तो बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए बाबर ने अपनी टर्किश में लिखी है, बात सही है क्योंकि उसको टर्किश आती थी, ही वॉज इनिशियली द रूलर देयर सेल्फ, बट मुग़ल जो कोर्ट था उसमें पर्शियन चलती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज टर्की नहीं थी, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर रोट हिज मेमोइर्स ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए बाबरी, ऑल्सो नोन एज बाबरनामा, जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखी है, एंड कंटेनिंग रिलेटेड इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। इट वॉज नॉट ऑफिशियल ऑफ द मुगल एम्पायर, द पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वॉज तुज़ुक-ए बाबरी रिटन, तो टर्किश में लिखी, हमने देख लिया। बाबर ने लिखी है तो टर्किश में लिखी है, आपको इतना याद रखना है। ही वॉज अ तुर्क, है ना, हमने देखा था चगतानी तुर्क है वो, चंगेज़ खां के डिसेंडेंट जो है उसका बेटा है, वहाँ से उसका ही नाम आया था चगतानी, तो वो तुर्क ही था, तो उसने टर्किश लैंग्वेज को यूज़ किया। देन हु बिल्ट द बाबरी मॉस्क एस्टेब्लिश इन अयोध्या, तो ये मीर बाकी ने बनाई थी। जो बाबरी मस्जिद अब जहाँ रामलला जी विराजमान है, वो जो इशू जो चल रहा था बहुत टाइम से, तो ये जो बाबरी मस्जिद थी ये बनाई थी मीर बाकी ने। ये माना जाता है कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है वो मीर बाकी ने बनाई थी, और मीर बाकी कमांडेंट था बाबर का, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन कॉल्ड शाहरुख, सो शाहरुख सिर्फ अभी वाले शाहरुख खान नहीं है, बाकी ये एक सिल्वर कॉइन का भी नाम होता था। इसको सर्कुलेट किसने किया था, तो इसको सर्कुलेट किया था बाबर ने, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि लेट्स से कि सिल्वर कॉइन्स सर्कुलेटेड बाय बाबर, इनमें से कौन सा रहा है, तो दैट इज़, उसका नाम क्या है, शाहरुख। सो बाबर इशूड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग हिज रूल, सिल्वर कॉइन्स वर कॉल्ड शाहरुख। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की थी, जो सिल्वर वाली थी वो उनको बोलते थे शाहरुख, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाबर। बाबर से रिलेटेड कुछ 24 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। नेक्स्ट जो अब हम चैप्टर देखेंगे वो हम हुमायूं और शेरशाह का देखेंगे। कंटेम्प्रेरी रहे हैं हुमायूं ने, शेरशाह ने इनके खिलाफ 2 युद्ध लड़े, फिर उसके बाद 5 साल तक शेरशाह जो है गद्दी पर बैठे 1540 से 45 तक। उसके बाद फिर से हुमायूं आते हैं, 10 साल वो रहते हैं, एंड उनकी ट्रेजिक डेथ होती है 55 में, जब वो लाइब्रेरी से गिर जाते हैं, और उसके बाद फिर अकबर जो है वो रूल करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो पीरियड रहा है वो ऑलमोस्ट साथ में ही रहा है। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इट इज़ ओनली 25 क्वेश्चंस। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। टिल देन यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, हैव पेशेंस।